आज की वीडियो जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट या चेकअप डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कराने चाहिए, कब कराने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए और कुछ जनरल टिप्स जो मैं डायबिटीज़ के पेशेंट को इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज के बारे में कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। तो दोस्तों डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कम से कम उनको हफ्ते में 5 दिन तो करने ही चाहिए। अगर 7 दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और 40 मिनट मिनिमम 40 मिनट उनको एक्सरसाइज करनी है। उसमें जो मेन एक्टिविटी जो एक्सरसाइज होगी उनकी वो होगी कार्डियो, यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें कि दिल की धड़कन बढ़ती है। एरोबिक एक्सरसाइज में वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या रोप जो रस्सा कूदना जिसको बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ईज आप कुछ भी कर सकते हैं। स्विमिंग कर सकते हैं या इंडोर कोई एक्टिविटी है वो आप अपनी इसके हिसाब से या अपनी प्रेफरेंस, अपनी पसंद के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप 10 मिनट जो है वेट ट्रेनिंग भी करें। अब वेट ट्रेनिंग का मतलब होता है मसल्स को बनाना या वेट को लिफ्ट करना। अब दोस्तों एक्सरसाइज से क्या फ़ायदे होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप एक्सरसाइज करेंगे तो बीएमआर बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, फैट बर्न होगा, जो मेन आपका जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो बर्न होगा तो उसका लेवल कंट्रोल में आएगा। ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी वो बढ़ेगी और रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा तो आपका डायबिटीज़ जो है वो इम्प्रूव करेगा। एक्सरसाइज में कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी होती हैं ऐसे पेशेंट को जिनको डायबिटीज़ है। एक तो आपको खुले में एक्सरसाइज करनी होती है क्योंकि कहीं चोट ना लगे। ठीक है, और अच्छे शूज़ वगैरह पहन के करनी होती है क्योंकि अगर कोई चोट लग जाए तो आपको पता है डायबिटीज़ में पे हीलिंग थोड़ा स्लो हो जाती है, दिक्कत करता है ज़ख्म बनने में। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें प्रिकॉशंस। अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उनको डायग्नोज हो चुकी है, उनके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँख के डॉक्टरों ने बता दिया है कि आपके पर्दे में शुगर ने नुकसान करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे लोगों को कुछ एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। कोई जंपिंग वाली एक्सरसाइज, जंप करने वाली एक्सरसाइज है वो ना करें, या कोई आगे झुकना बहुत ज़्यादा होता है जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है वो एक्सरसाइज ना करें। ठीक है, तो ये भी आपको केयर करनी होगी। और एक्सरसाइज का जो लेवल है दोस्तों वो आपको एकदम से नहीं बढ़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि शुगर भी बर्न हो रही होती है। अब शुगर का लेवल हम नहीं चाहेंगे कि एकदम से नीचे डाउन जाए, तो इसको ग्रेजुअली बढ़ाना होता है। एक्सरसाइज को अपनी क्षमता के हिसाब से ग्रेजुअली आप बढ़ाएंगे और शुगर की मॉनिटरिंग जरूर करेंगे एक्सरसाइज के बाद कि कितनी चल रही है एक्सरसाइज के बाद। दैट इज मस्ट, बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से फिर आपको इसका लेवल अपनी एक्सरसाइज का डिसाइड करना है कि शुगर का लेवल बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं जा रहा। अब बात करते हैं दोस्तों ऑयल के बारे में कि अब कौन सा ऑयल लेना चाहिए। अब ये थोड़ा सा एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसमें। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम मूफा बोलते हैं, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको पूफा बोलते हैं। अब जो सैचुरेटेड वाले जो है उसमें आपका घी, बटर, ठीक है, कोकोनट ऑयल यही आता है और एनिमल फैट भी इसमें ही आता है। मूफा में आपका एवोकाडो ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और आपका ऑलिव ऑयल, सीसैम ऑयल ये होता है। पूफा में जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें आपका सैफलावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल आते हैं। ठीक है, तो आपको अब ये ऑयल होगा, ये कोई भी अपने आप में एक ऑयल जो है कंप्लीट नहीं है आपको, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे ओमेगा 3 एसिड वो दूसरे वीडियो में, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें आपको मिक्स करके लेना है। ये कभी ये लेना है ऑयल, कभी ये ऑयल, कभी मूफा ले लिया, कभी पूफा ले लिया। आप इसको स्विच करते रहना है। ठीक है, अब वो आप वीकली कर लें, डेली स्विच कर लें। एक दिन ये बना लिया इसमें, एक दिन पूफा में बना लिया खाना, एक दिन मूफा में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑयल को जितना कम से कम यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई सा भी ऑयल हो, चाहे कितने उसके हेल्थ बेनिफिट शो कर रहा हो, पर आपको मिनिमम जितना कम से कम ऑयल रखना है वो आपके लिए फायदे में रहेगा। कम से कम ऑयल रखेंगे आप अपनी कुकिंग में, वैसे भी क्योंकि नेचुरल ऑयल आपके अंदर जा ही रहा है। और सैचुरेटेड जो फैट है उनसे तो आप बचें। ठीक है, क्योंकि आपको पहले डायबिटीज़ है, फिर वो वेसल्स में जाके, ब्लड वेसल्स में जाके नैरोइंग करेगा, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो फिर नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको ऑयल को स्विच करना और इसको कम से कम यूज़ करना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेकअप्स के बारे में कि कौन कौन से चेकअप कितने ड्यूरेशन पे कराने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लड शुगर ही हो गया। ठीक है, आपको ब्लड शुगर, आप फास्टिंग पीपी आपको पता ही है कि कितना रखना है। फास्टिंग शुड बी लेस देन
110 तक इस ओके, आप वहाँ तक इसको कंट्रोल 110 तक आप आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और पीपी जो है 140 तक आप ले आइए, रेंज 180 तक भी है, पर बेटर जितना अच्छा कंट्रोल हो जाए। ठीक है, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल चल रहा है तो आप वीकली टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप करिए आप घर में। ठीक है, और अगर आपका कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि मेडिसिन की डोजेज उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है, तो फिर आपको फ्रिक्वेंटली भी करना पड़ सकता है। अब अगर जो इंसुलिन वाले पेशेंट हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, उनको फिर अगर एक बार इंसुलिन ले रहे हैं तो एक बार टेस्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज फिर मॉनिटरिंग प्रॉपर ब्लड शुगर कितना चल रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया ना होना चाहिए। इसलिए उससे बचाने के लिए हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर के इतनी तेज़ी से शुगर न गिर जाए कि आपको नुकसान हो, इसलिए शुगर लेवल टेस्ट करते रहना चाहिए। 2 बार इंसुलिन लेते हैं दिन में तो आपको 2 बार टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ब्लड शुगर हो गया। एक होता है HbA1c, दैट इज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो है आप का पिछले 3 से 4 महीने का ब्लड शुगर हमें पता चलता है कि कितना आपका जो है कंट्रोल में रहा है। तो ये आप 6 महीने में एक बार, दैट इज सफिशिएंट, आप कर सकते हैं। तो इसको हमेशा 7 से कम आए तो बहुत अच्छा है कंट्रोल। ठीक है, 7 से कम पे ही इसको टारगेट आपको रखना है कि 7 से कम ही आना चाहिए। नेक्स्ट चेक, अब जो बीपी है वो आप डेली कर लीजिए। अब बीपी अगर आपको कंट्रोल में चल रहा है तो एक बार सफिशिएंट देखते, एक बार घर पे कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, कोई इन्वेजिव तो है नहीं कि कोई सुई वगैरह अंदर लगानी है, आपको बांधना है, कफ कर लिया। और इसका जो है 135/85 रहना चाहिए, 135 सिस्टोलिक और 85 अपर रेंज इसकी ये हो गई डायस्टोलिक की। तो आप इसको मेंटेन करेंगे। अगर आपका बढ़ रहा है तो आपके डॉक्टर इसको जल्दी जल्दी बता सकते हैं। फिर आपको एक बीपी चार्ट बनाना होता है कि पर्टिकुलर, वो आपको बताएंगे 3 बार 4 बार किस किस टाइम पर कैसे लेना है। वो आपको एक चार्ट बना के डॉक्टर को दिखाना होता है। आपके डॉक्टर भी बीपी की दवाई उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लिपिड प्रोफाइल की। अब लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, आपको LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आता है। तो LDL आप रखेंगे 70 से नीचे। ठीक है, अगर आपको शुगर है तो आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको 70 से नीचे लाएंगे। HDL आप 40 से ऊपर रखेंगे। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150, कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200। ठीक है, और ये इसके लिए आपको मॉनिटरिंग तो करनी है, और आप 1 साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं। और ऊपर नीचे कुछ भी आ रहा है अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ठीक है, इसको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं साल में एक बार, दैट इज मस्ट, क्योंकि ये फिर जो इससे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट कि वो अपना लिपिड को मैनेज रखें। अदरवाइज कुछ खतरे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज आपका ये, अब ज़रूरी नहीं कि आपका सब कुछ कंट्रोल में है, शुगर और बीपी और लिपिड, तो और अगर आप 40 से ऊपर हैं या 50 से ऊपर हैं तो आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए कि कुछ मेडिसिन वो अगर सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर उन्हें लगता है तो वो चला सकते हैं। जैसे कि ब्लड डाइल्यूट करने के लिए एस्पिरिन हो गई, या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए टॉर्वास्टेटिन, या जो स्टेटिन जिन्हें बोलते हैं, वो चला सकते हैं। तो वो उसके लिए डॉक्टर इज योर बेटर जज, वो डिसाइड करेंगे। नहीं तो आप मिलते ज़रूर हैं, खासकर 40-50 साल के बाद अगर ये पैरामीटर्स नॉर्मल भी आ रहे हैं, उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किडनी की। अब किडनी के में भी नुकसान होता है इससे, शुगर से, सबको पता ही है। अब इतनी अवेयरनेस आजकल सब में आई गई है कि किडनी में जो टेस्ट होता है वो हम माइक्रो एल्बुमिन देखते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है यूरिन टेस्ट होता है और कितना वो एक्सक्रीट हो रहा है एल्बुमिन। ठीक है, माइक्रो एल्बुमिन कितना एक्सक्रीट हो रहा है किडनी में, यूरिन में कितना आ रहा है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। अगर वो आ रहा होता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसके लिए उसको सलाह मेडिसिन चल सकती हैं और उसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ प्रिकॉशंस लेके। तो माइक्रो एल्बुमिन जो है, अब ये वाला टेस्ट किडनी के लिए आप साल में एक बार, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, अगर सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है, नहीं आया है तो। ऐसे टेस्ट जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो है इको TMT, इकोकार्डियोग्राफी, TMT टेस्ट। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एज में आपको ये ज़रूर कराने चाहिए, साल में एक बार या 2 साल में, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि आपको हार्ट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, अब हार्ट में, अब जब TMT में होता क्या है, आपको ट्रेडमिल पे थोड़ा दौड़ना होता है और हार्ट की एक्टिविटी एज ECG उसको देख रहे होते हैं कि
आप कोई चेंजेस तो नहीं आ रही ड्यूरिंग एक्सर्शन, एक्सरसाइज के टाइम आपका हार्ट पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, वो अभी कुछ एक्सर्शन या कुछ मेहनत करने के काबिल है भी या नहीं, अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ गई हैं, उसके लिए फिर मेडिसिन शुरू करके उसको वहीं जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, ऐसी इको में आपकी एक अल्ट्रासाउंड हो गया हार्ट का, उससे देखा जा सकता है अंदर की कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई परफॉर्मेंस आपकी जो वॉल्स वगैरह सब ओके चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साल में 2 साल में आप एक बार ज़रूर करा लें। अगर आप खासकर आप चल रहे 40-50 की आपकी एज है तो इसको आप ज़रूर एक बार साल में 2 साल में या 2 साल में बार ज़रूर कराएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो कि मैं समझता हूँ डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इसको कुछ फ़ायदा होगा, तो ऐसे लोगों को आप ज़रूर शेयर करें और खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।